नमस्कार साथी, आप लोगों का स्वागत है गज की बायो क्लासेस में। और हमने इंटर की पिछली वीडियो में हीमोफीलिया और वर्णांतता के बारे में पढ़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिराणु जो है RBC वो हंसिया के आकार का हो जाता है। सिकल सेल का मतलब होता है हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, तो यह एक अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावित लक्षण है। अलिंग मतलब जो लिंगी क्रोमोसोम नहीं होते हैं अलिंग कहलाते हैं या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे लगा हुआ अप्रभावी लक्षण है। ये वाला भी अप्रभावी लक्षण ही है। पहले वाले हमने जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बताए थे वो भी अप्रभावी लक्षण थे, लेकिन वो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम थे पर होते थे। लेकिन ये किस पर हैं? ये अलिंग क्रोमोसोम पर है, मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर आधारित पर डिसीज़ होती है वाले लक्षण हैं। तो ये अलिंग मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। अगर दोनों ही जनक जीन के वाहक हैं तभी संतान में ये जनक ये प्रवेश कर पाता है, अन्यथा ये संतान में प्रवेश नहीं कर पाता है। अर्थात जीन के वाहकों अर्थात विषम युग्मजी हों। विषम युग्मजी का मतलब क्या होगा कि इसमें जीन का वाहक होना जरूरी है। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HBA तथा HBS, कौन सा जोड़ा है? HBA तथा HBS करता है। तो नियंत्रण कौन करता है इस रोग का? अलील का एक एकल जोड़ा करता है जिसे HB हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S, HBA और HBS करता है। ये एक जोड़ा है जिसको नियंत्रण करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में से केवल, तो रोग का जो लक्षण है उसका फिनोटाइप जो है 3 संभव जीनोटाइप में से केवल एक HBS, जिसे हम कह सकते हैं जोड़े में अगर हम कहेंगे तो HBS ये इसका जोड़ा हो गया। और वैसे केवल HBS हम कह सकते हैं वाले समयुग्मकी का मतलब क्या है? जिसमें दोनों HBS दोनों जोड़े एक जैसे हों, समान हो। समयुग्मकी व्यक्तियों में प्रदर्शित होता है, मतलब उस व्यक्ति में प्रदर्शित होगा ये लक्षण, ये रोग जिसमें समयुग्मकी होना चाहिए। वो HBS दोनों एक साथ होने चाहिए तभी उनमें अंदर प्रदर्शित होगा। अगर कोई एक हुआ और एक नहीं हुआ तो उसमें प्रदर्शित ये नहीं होगा। ठीक है, विषम युग्मकी व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। विषम युग्मकी किस प्रकार का होगा? HBA HBS, ये दोनों जिस प्रकार में होंगे HBA हो और HBS हो। तो HBS तो अप्रभावी होता है, पहले उसने बता दिया कि HBS क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो HBS तो अप्रभावी हो जाएगा, HBA प्रभावी रहेगा, तो जिसके कारण ये रोग मुक्त हो जाएगा, रोग इसमें प्रदर्शित नहीं होता। विषम युग्मकी जो होता है HBA HBS, इसमें रोग मुक्त होते हैं ये ऐसे व्यक्ति, इनमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। कोई रोग मतलब दात्र कोशिका अरक्तता जो सिकल सेल एनीमिया है वो रोग उत्पन्न इसमें नहीं होता। केवल उन्हीं व्यक्तियों में ये होगा जो समयुग्मकी व्यक्ति होंगे और उनमें उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जीनोटाइप जो है वो कैसा होगा? HBS प्रकार का जीनोटाइप जिसका होगा। परंतु वे रोग के वाहक होते हैं, मतलब जो HBA और HBS इस प्रकार का जो विषम युग्मकी जो होते हैं उनमें कोई रोग से तो मुक्त होते हैं, लेकिन ये रोग के वाहक होते हैं क्योंकि इसमें एक HBS आ गया। एक HBS आने की वजह से ये रोग के वाहक कहलाते हैं। जैसे कि हमने उसमें देखा था कि इस X और X जो सेक्स लिंक्ड गुणसूत्र होते हैं, सेक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे महिला के अंदर एक में अगर है एक में नहीं है तो वो वो केवल वाहक हो सकती है उसमें, लेकिन उसमें प्रदर्शित नहीं हो सकती गुण लक्षण।
इसी प्रकार ऐसा ही इसमें है कि विषम युग्मों की अगर है HbA HbS तो इसमें प्रदर्शित नहीं होंगे, सिकल सेल एनीमिया के लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे, लेकिन ये वाहक रोग का वाहक बनता है। उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना होती है। तो दांत कोशिका के जो लक्षण अगर संतान में पहुंच रहे हैं तो 50% पहुंचने की संभावना होती है, तो 50% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों जीन जब तक साथ साथ नहीं होंगे, HbS HbS दोनों साथ साथ नहीं होंगे, तब तक उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा, वरना वो वाहक तो हो सकता है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जो संतति तक पहुँच रहे हैं वो 50% ही होता है। ये याद रखना कि ये हमेशा याद रखना है कि जो उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना होती है, पेपर में आ सकता है। कितनी प्रतिशत संभावना होती है? तो 50% संभावना होती है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की, इस विकार का क्या कारण है ये भी याद करना जरूरी है कि इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन में प्रतिस्थापन है। मतलब क्या है कि ग्लूटामिक एसिड की स्थान पर वैलिन आ जाता है। और ग्लूटामिक एसिड होता कौन सी स्थान पर है? जो ग्लोबिन श्रृंखला है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, उसके छठे स्थान पर स्थित होता है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर अगर क्या किया जाए, ग्लूटामिक के स्थान पर अगर आ जाए वैलिन आ जाए तो ये रोग सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का ये प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में, अगर कोडोन के हिसाब से देखें तो छठे कोडोन में CAG के स्थान पर CUG आ जाता है। CAG के स्थान पर अगर CUG आ जाए तो ये रोग हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाए तो ये रोग हो जाएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन जरूर दिया होगा। ये सिकल सेल एनीमिया कब होता है? तो सिकल सेल एनीमिया कब होता है कि जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है उसकी छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है, तब वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है ग्लूटामिक एसिड, या फिर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आता है, तब सिकल सेल एनीमिया होता है। एक तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से नहीं पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि ग्लोबिन जीन्स के छठे कोडोन में CAG के स्थान पर क्या आएगा? CUG आ जाएगा। CUG किसका को डिनोट करता है? वैलिन को। और CAG किसको करता है? ग्लूटामिक एसिड को। तो CAG के स्थान पर अगर CUG आ जाता है तब भी सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निम्न ऑक्सीजन तनाव, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ऐसा होता है। तो निम्न ऑक्सीजन के तनाव में क्या उस परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण RBC का आकार द्वि अवतल बिंब से बदलकर दात्राकार या हाशिए जैसा हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया या हाशियाकार आकार हो जाना। ठीक है। देखिए ये जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें? सिकल सेल एनीमिया का देखो, जो RBC है नॉर्मल RBC है, इसके अंदर जिसके अंदर क्या है? GAC उस है छठे स्थान पर। एक वैलिन हिस्टिडीन ल्यूसिन थ्रेनिन प्रोलिन ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो बना है वो किसकी वजह से बना है? GAG की वजह से बना है। ठीक है, GAG की इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड बना है। लेकिन अब इसके स्थान पर इसको हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? क्या HbA पेप्टाइड हो गई। अब HbS जिसके कारण हीमोग्लोबिन हाशियाकार हो रहा है, उसमें क्या होगा? CUG। क्या आ गया? ये CUG आ गया। GAG के स्थान पर क्या आ गया? GUG। GAG के स्थान पर GUG आ गया mRNA में।
mRNA में GAG के स्थान पर GUG आ जाएगा, तब क्या होगा कि ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाएगा और वैलिन के आते ही ये सिकल सेल एनीमिया में बदल जाएगा। ठीक है, ये वैलिन आ गया तो ये हो गई हमारी दात्र कोश का HbS हो गई, और वरना हमारी नॉर्मल जो थी वो थी सामान्य हीमोग्लोबिन A, HbA। ठीक है, अब आगे बात समझ में। HbS हो गया, GAG के स्थान पर GUG आ गया, द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ये प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में GAG के स्थान पर GUG का हो जाता है। GAG को हटा दिया जाता है, GUG आ जाता है, तो इसे वैलिन बन जाता है। ठीक है, तो ये दात्र कोशिका के बारे में आज हमने समझ लिया कि ये कैसा होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होता है, अप्रभावी लक्षण होता है, और विषम युग्मजी होने पर ही ये लोग के वाहक हो सकते हैं, जैसे कि HbS हमने बताया था रोग मुक्त होता है, लेकिन वो वाहक होता है। केवल तभी ये किसी दूसरी संतान में तभी जा सकता है जब उसमें दोनों HbS दोनों हों, और HbS तभी दोनों हो सकते हैं जब दोनों जो माता पिता जो हैं दोनों, उनमें HbS हो, पिता भी HbS से पीड़ित हो और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो, या वाहक हो और पीड़ित ही होगा, और वो जो स्त्री है वो भी HbS से पीड़ित होगी या वाहक होगी, तभी ये काम, इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद आता है फिनाइलकीटोनुरिया। ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। फिनाइलकीटोनुरिया त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति प्रदर्शित करता है। तो अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम की अप्रभावी लक्षण है। दो चीज़ याद रखना, एक तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होगा ये, और दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। रोगी व्यक्ति में फिनाइलएलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। तो जो रोगी मनुष्य है उसमें किस चीज़ की कमी हो जाएगी, फिनाइलएलेनिन अमीनो अम्ल से क्या बनाना है, टायरोसिन अमीनो अम्ल। अगर फिनाइल अमीनो अम्ल से टायरोसिन अमीनो अम्ल बनना है तो नॉर्मल कंडीशन है। रोगी में क्या होगा कि फिनाइलएलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के वाला जो एंजाइम है, जो जिसके कारण ये टायरोसिन अमीनो अम्ल बदलता है, वो एंजाइम की ही कमी हो जाती है। तो जिस कारण क्या होगा, सीधी सी बात है, फिनाइलएलेनिन अमीनो अम्ल जो है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल में नहीं बदल पाएगा। जब एंजाइम ही नहीं है तो बदलेगा कैसे इसे। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि फिनाइलएलेनिन एकत्रित होता रहता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। तो अब जब बदलेगा ही नहीं, टायरोसिन बदलेगा ही नहीं, तो ये फिनाइलएलेनिन की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। जब अधिकता हो जाएगी तो क्या बनाएगा, फिनाइलएलेनिन बनाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके व्युत्पन्न बनने लगेंगे। इसके एकत्रीकरण से किसके यानी फिनाइल पायरुविक एसिड और उनके व्युत्पन्न के एकत्रीकरण, जब इनका एकत्रीकरण होने लगे तो मानसिक दुर्बलता आने लगती है। वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। सही है, वृक्क द्वारा अवशोषित हो नहीं पाते हैं तो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होने लगते हैं। जब मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होंगे तो पेशाब में क्या चीज़ आएगी, फिनाइलकीटोनुरिया। यूरिया के अंदर कीटोन ग्रुप, फिनाइल का कीटोन ग्रुप अर्थात फिनाइल पायरुविक एसिड, ये सब चीज़ इसमें बाहर की तरफ निकलने लगेंगे, पेशाब में निकलने लगेंगे, यूरिन में बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि वृक्क इसे अवशोषित कर नहीं पा रहा है। लिखा हुआ है कि वृक्क द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। जब वृक्क अवशोषित नहीं कर पाएगा तो मूत्र के साथ बाहर आने लगेगा, और जहाँ पेशाब पड़ेगी, जहाँ यूरिन जहाँ पड़ेगी, वहाँ वो काला धब्बा, काला निशान छोड़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं फिनाइलकीटोनुरिया डिसीज़। तो इसमें बात समझ में आती है कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ये
ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होता है। अप्रभावी लक्षण है। फिनाइलकीटोनुरिया को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है, इसलिए फिनाइल एलेनिन जो एकत्र होकर फिनाइल पायरुवेट एसिड और उसके बचपन में बदलने लगता है। वृक्क में इसकी कम अवशोषण दर कम होने के कारण ये मूत्र के साथ बाहर की तरफ आने लगता है, इसी को फिनाइलकीटोनुरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आज कंप्लीट। 2 डिसीज़ हमने आज करा दी। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के एंड होने वाली डिसीज़ के बारे में हमने आज बता दिया आपको। ठीक है, इससे डिस्कस कर लीजिए, समझ में आ गया। अब आप लोग ऐसा करें कि जो लोग पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, जिससे कि ये सब उनको भी पता चले, उन्हें भी पढ़ाई करने में मज़ा आए, अच्छा लगे और इसमें फ्री में पढ़ाई होती रहे। ठीक है, तो धन्यवाद साहब आपका जो आपने, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे बेल आइकन दबाने से सबसे पहले सब्सक्राइब करने से मेरे सारे वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे, लेट ठीक पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंच जाएंगे आपके पास। लेकिन बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा कि तो तुरंत वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे अपलोड करने के तुरंत बाद आप देख सकते हैं।